रात का वक्त, हवेली। दिशा ने एक लंबी सांस ली और पूरा दरवाजा खोल दिया। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो मुंह खोले सामने का नजारा देखने लगी। अचानक उसके मुंह से निकला, वाह कितना खूबसूरत है यह नजारा। एक खूबसूरत सा नजारा उसके सामने फैला हुआ था। ठंडी हवा हल्के हल्के उसके चेहरे को छू रही थी। वो बालकनी में खड़ी सब कुछ अपनी आंखों में बसा रही थी। सामने आसमान में चांद बादलों से झांक रहा था। महल के चारों ओर सन्नाटा था। बस हवाओं की सरसराहट और झिंगुरों की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। दिशा धीरे से मुस्कुराई और बोली, अच्छा तो ये आवाजें इन हवाओं की थीं। वो फुसफुसाई और आसमान की तरफ देखने लगी। कुछ ही देर में ठंडी हवा और तेज हो चली और उसके साथ आसमान से नन्ही नन्ही बर्फ की फुहारें गिरने लगीं। दिशा ने हथेलियां आगे बढ़ाईं। उसकी उंगलियों पर कुछ बर्फ के टुकड़े आ गिरे। वो ठिठकी सी रह गई। पहली बार वो इतनी खूबसूरती देख रही हूं। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, आंखों में किसी बचपन सी चमक। वो कुछ देर वहीं खड़ी उस पल को महसूस करती रही। हर गिरते बर्फ के टुकड़े में उसे जैसे अपनी सारी थकान, सारी चिंता घुलती महसूस हुई। धीरे धीरे उसने आंखें बंद की और हवा में गहराई तक सांस ली, मानो यह पल उसकी डायरी का सबसे खूबसूरत पन्ना बनने वाला हो। उसने धीरे से अपने दोनों हाथ फैला लिए और उन हवाओं को महसूस करने लगी। दिशा उन ठंडी हवाओं में खोई खड़ी थी। बर्फ की हल्की छोटी परतें उसके बालों पर गिरती जा रही थीं और वो बस आसमान को देख रही थी, जैसे उस पल में कोई जादू हो। वो इतना खोई हुई थी कि उसे यह महसूस ही नहीं हुआ कि दो नजरें उसे ही घूरे जा रही हैं। यह नजरें किसी और की नहीं, आरव की ही थीं। उसे पता नहीं था कि उसी बालकनी के दूसरे सिरे पर कोई और भी खड़ा है। यह कोई और नहीं, आरव ही था। वो भी खोया सा सामने की ओर देख रहा था। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी और उस रोशनी में दिशा का चेहरा किसी मासूम ख्वाब की तरह चमक रहा था। आरव ने पहली बार उसे इतने ध्यान से देखा था। ना किसी फाइल की चिंता, ना किसी ऑफिस के नए प्रोजेक्ट की टेंशन। उसका दिमाग मानो हिप्नोटाइज सा होता महसूस हो रहा था। वो बस खामोशी में खड़ा सामने का दृश्य देख रहा था। वहीं कुछ दूरी पर खड़ी दिशा उन नजरों में डूबी मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देख रही थी। अचानक उसने दूसरी तरफ नजरें घुमाईं। जैसे ही उसकी नजरें दूसरी तरफ गईं, वो अचानक रुक सी गई और उसी ओर देखने लगी। वहीं सिंगापुर। आज कोई और भी था जिसे नींद नहीं आ रही थी। दिशा और आरव के साथ साथ आज रश्मिका की भी नींद उड़ी हुई थी। वो भी अपनी बालकनी में एक झूले पर बैठी सामने चांद को ताक रही थी। मन में एक उलझन और चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। वो धीरे से आसमान को निहारते हुए बोली, पता नहीं आगे क्या होगा। पता नहीं आरव इस रिश्ते, इस शादी को लेकर क्या सोचता होगा। पता नहीं क्या वो भी मुझसे शादी करना चाहता है या नहीं, या सिर्फ अपने परिवार के लिए वो ये शादी कर रहा है। रश्मिका खोई हुई सी खुद से ही सवाल करने लगी। मन में सवाल, आंखों में चिंता और डर, सब लिए वो गहरी सोच में डूब गई। उधर दिल्ली कोई और भी था जिसकी नींद उड़ी हुई थी। वो खिड़की से टेक लगाए, हाथ बांधे उस चमकते हुए चांद को निहार रहा था, मानो उस चांद में उसका प्यार छिपा हो। वो खोए हुए अंदाज में बोला, मुझे 3 दिन बाद का इंतजार है। पता नहीं क्या होगा आगे, पर मैं इस बार उससे अपने दिल की बात कहकर रहूंगा। चाहे जो हो, इस बार मैं सब कुछ साफ कह दूंगा। शौर्य यह बोलकर मुस्कुराया। अचानक उसने अपना एक हाथ उठाया और आगे बढ़ाया। उसके मुंह से धीरे से निकला, विल यू मैरी मी? मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, बहुत ज्यादा। यह बोल उसका चेहरा शर्म से हल्का गुलाबी हो गया। उसने एक हाथ पीछे गर्दन पर रखकर बालों में हाथ फेरा और उस चांद को देखते हुए खुश होने लगा, मानो उस चांद ने भी उसका इजहार अपना लिया हो। शौर्य मुस्कुराते हुए उस खूबसूरती में अपने ख्यालों में खोने लगा। वहीं मसूरिया। अचानक दिशा की नजर दूसरी तरफ मुड़ी। वहां आरव को खड़ा देख दिशा अचानक अंदर तक सिहर सी गई। आरव की तेज नजरें दिशा पर ही टिकी थीं। सामने आरव को देखकर दिशा को डर सा महसूस होने लगा, मानो उसने सामने कोई भूत देख लिया हो। दिशा ने तुरंत अपने फैलाए हुए हाथ सीधे कर लिए, मानो वहां कोई परेड चल रही हो। दिशा का मन हो रहा था कि वो बिना आरव की तरफ देखे तुरंत कमरे में भाग जाए। वहीं आरव ने जब दिशा का घबराया चेहरा देखा तो अचानक उसकी भौहें सिकुड़ सी गईं। वो मन में बोला, अभी तो इतनी मुस्कुराते हुए आसमान देख रही थी, अचानक मुझे देखकर ऐसा चेहरा बना लिया मानो कोई भूत हूं मैं। यह सोचते हुए आरव ने दिशा को हल्का गुस्सा लिए घूरा। वहीं दिशा ने जब आरव को खुद को इस तरह घूरते देखा तो उसकी हालत और भी खराब हो गई। वो परेशान होकर मन में बोली, यह मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मैं भी ना, पता नहीं क्यों यहाँ आ गई। अच्छा होता चुपचाप सो जाती, अब कहीं ये मुझे नौकरी से ना निकाल दें।
पहले भी कहा था कि गलती करने वाले या लापरवाही करने वाले लोग इन्हें पसंद नहीं, पर मैं भी ना, पता नहीं क्यों हर बार मुझे ही खतरों का खिलाड़ी बनना रहता है। यह सब सोचते हुए दिशा मन ही मन रोने सी लगी। वहीं आरव कुछ देर तक दिशा को यूं ही देखता रहा, फिर अचानक एक गहरी सांस भरकर वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। उसे जाते देख दिशा को थोड़ी राहत मिली, पर फिर अचानक वो डरते हुए बोली। दिशा ने जब आरव को जाते देखा तो उसे थोड़ी राहत मिली, पर अचानक वो डरते हुए खुद से बोली, दिशा चुपचाप जाकर अब सो जा, वरना अगर तुझे लेट हुआ तो यह तेरा सफर यहीं खत्म कर देंगे। यह बोलते हुए उसके मन में शाम का ख्याल आया कि कैसे आरव सिर्फ छोटी सी गलती के लिए उस काम करने वाली को डांट रहा था, पर अगर उसे कल लेट हुआ तो पक्का उसकी खटिया खड़ी कर देगा। यह सोच वो घबराते हुए वापस कमरे में सोने चली गई। वो कमरे में आई, उसकी नजर सामने टंगी घड़ी पर गई, जहां रात का समय देखकर उसकी आंखें फैल गईं। 1 बज गए थे। वो बोली, 1 बज गए, यहाँ समय तो पल भर में बदल जा रहा है, अब सो जाती हूँ। यह बोलते हुए वो रुकी। अचानक उसे खांसी आने लगी। दिशा को ठंडे मौसम की इतनी आदत नहीं थी। वो अगर भीग भी जाती तो बीमार पड़ जाती। यहाँ तो वो इतनी ठंड में बस नाइट सूट पहनकर बाहर की वादियों के मजे ले रही थी। इस वजह से उसे हल्का जुकाम हो गया। दिशा खांसते हुए पानी का जग ढूंढने लगी। अचानक उसकी नजर सामने टेबल पर रखे जग पर गई। वो टेबल के पास आई। उसने जैसे पानी गिलास में निकालने के लिए जग पलटा, वो पूरा खाली था। दिशा खांसते हुए बोली, पानी तो खत्म हो गया, अब क्या करूं? यह बोलते हुए वो कभी दरवाजे को देखती तो कभी घड़ी को। दिशा ने गहरी सांस ली ताकि खांसी रोक सके, पर उसे प्यास भी लगी थी। अब दिशा के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। उसने उस जग को उठाया और पानी लेने के लिए नीचे जाने लगी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर चारों तरफ अंधेरा था। सोने से पहले उस हवेली की लाइट्स ऑफ कर दी जाती थीं। बस लैंप और कमरों में लाइट्स जलती थीं। दिशा ने लंबी सांस ली और धीरे धीरे अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और बाहर निकली। हवेली की गलियां पूरी तरह सुनसान थीं। सिर्फ दूर दूर कुछ लैंप की हल्की रोशनी बिखरी हुई थी। हवेली के अंदर खिड़कियों से आती ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही थीं और उसके पैर खुद ही कांप रहे थे। उसने पानी का जग हाथ में कस लिया और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ी। वो आगे बढ़ते हुए बोली, जैसी यह जगह अब भी लग रही है, यहाँ पर तो हॉरर मूवी भी बन सकती है। वो चारों ओर देखते हुए बोली, दिन में लाइट्स के बीच यह हवेली किसी जन्नत से कम नहीं लगती, पर वहीं अंधेरे में किसी भूतिया पिक्चर में दिखने वाली हवेली लग रही थी। दिशा की धड़कन तेज थी। वो सीढ़ी के पास पहुंची। उसने ऊपर से देखा, पूरा हॉल खाली था। बस वहां दूर दूर पर लैंप चल रहे थे। दिशा ने कांपते हुए कदम सीढ़ी पर रखे और धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और हर तरफ की खामोशी उसे भारी लग रही थी। कुछ ही पल में दिशा नीचे हॉल में पहुंची। वहां पहुंचते ही उसकी नजर वहां रखे बड़े सोफों पर गई। बीच में एक टेबल और उस पर रखे लैंप पर जो हल्की पीली रोशनी चारों ओर बिखेर रहा था। दिशा ने जैसे ही किचन की तरफ कदम बढ़ाया, उसके कानों में अचानक किसी के भारी कदमों की आवाज पड़ी। दिशा डरकर दूसरी ओर मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो मन में बोली, यह कैसी आवाज थी? वो तभी मन में हंसते हुए बोली, मैं भी ना, बाहर हवाओं की होगी। दिशा की नजर वहां से कुछ दूर पर खुली खिड़की पर गई। दिशा सिर हिलाकर आगे बढ़ी। कुछ देर बाद किचन में पहुंची। उसकी नजर वहीं टेबल पर रखे पानी से भरे जग पर गई। उसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसके पास आई। उसने अपना जग वहीं टेबल पर रखा और पानी लिया। वो जैसे मुड़ी और किचन से बाहर आई। वो जैसे ही हॉल की तरफ बढ़ी, उसकी नजर अचानक सामने हॉल में आरव पर गई, जिसने एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। उसके हाथ में एक ब्लैक कोट था। आरव को देखकर दिशा मन में बोली, यह मिस्टर रघुवंशी इस वक्त ऐसे तैयार होकर। उसने इतना ही कहा था कि आरव वहां था। दिशा दरवाजे पर ही खड़ी बस उसे जाते हुए देख रही थी। वहीं आरव तेज कदमों से हॉल से होते हुए बाहर का दरवाजा खोल वहां से चला गया। आरव को जाता देख दिशा मन में बोली, यह इतनी रात में कहां गए? यह बोल दिशा धीरे धीरे हॉल में आई। उसकी नजर सामने दरवाजे पर गई जो आरव ने बंद कर दिया था। वो मन में बोली, रात के बज गए थे, शायद कोई इमरजेंसी होगी, पर इतनी रात में, या फिर वो अपनी मीटिंग में जा रहे हैं। दिशा खामोशी से हॉल में खड़ी रही। उसका मन तरह तरह के सवालों से भरा हुआ था। आरव के अचानक बाहर जाने की वजह समझ नहीं आ रही थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और वो मुड़ी। पूरे हॉल में बाहर से अंदर आती केवल ठंडी हवा और हल्की बर्फ की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। दिशा को अचानक बेचैनी सी महसूस होने लगी।
दिशा ने कुछ देर खड़े रहकर फिर अपनी नजरें हॉल के चारों ओर दौड़ाईं, सोफे, टेबल, लैंप और दीवारों पर रखे चित्रों तक। सब कुछ शांत था, पर दिल की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर वो आगे सीढ़ी की तरफ बढ़ गई। हवेली दिशा कमरे में आई। उसने जग वापस टेबल पर रखा और आरव के बारे में सोचने लगी। कुछ पल यूं ही कमरे में टहलने के बाद उसने एक गहरी सांस भरी और फिर खुद से बोली, मुझे उनके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी कल मेरे काम का पहला दिन है, मुझे अब सो जाना चाहिए, वरना कल लेट हो जाएगा उठने में। यह बोलकर वो वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। उसने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगी। कुछ ही समय में वो गहरी नींद में चली गई। वहीं रात की सरसराती ठंड में एक काले रंग की लग्जरी कार रोड पर तेजी से दौड़ रही थी। वो तेजी से हवाओं को काटते हुए आगे बढ़ रही थी और वह गाड़ी किसी और की नहीं, आरव रघुवंशी की थी, जो तेजी से गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रहा था। उसका पूरा ध्यान सामने की ओर था। अचानक उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर गई। पीछे देखकर आरव के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसके पीछे एक बड़ी सी काली गाड़ी तेजी से आ रही थी, मानो लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आरव की नजर दोबारा रियर व्यू मिरर पर पीछे वाली गाड़ी पर पड़ी और उसके चेहरे पर तुरंत गंभीरता छा गई, क्योंकि अब उसके पीछे वो एक गाड़ी नहीं बल्कि करीब 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां थीं, जो उसका पीछा कर रही थीं। वह जान गया, यह कोई आम गाड़ियां नहीं, यह उसके पीछे आने वाले गुंडे हैं। उसने तुरंत गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, हाथ मजबूती से स्टीयरिंग पर थामे हुए। पीछे वाली गाड़ियां भी तेजी से उसके पीछे आईं और अब इससे यह साफ हो गया था, वे उसका ही पीछा कर रही थीं। आरव ने एक गहरी सांस भरी और कुछ देर तक गाड़ी न कहीं मुड़ी न कहीं रुकी। कुछ समय बाद एक सुनसान खाली इलाका, रात की ठंडी हवाएं और आसमान से गिरती हल्की बर्फ। आरव ने उस सुनसान जगह पर आकर अपनी गाड़ी रोकी। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था, जो तूफान से पहले की शांति दिखा रहा था। अचानक आरव गाड़ी से बाहर निकला। गाड़ी से निकलते ही वो गाड़ी के बोनट पर टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और सिगरेट का पैकेट निकालकर एक सिगरेट जलाई। मुस्कुराते हुए वह सिगरेट के कश खींचने लगा। वहीं कुछ ही पल में एक एक करके करीब 4 गाड़ियां उसके सामने आकर रुकीं। उनमें से करीब 15 लोग बाहर आए। वो दिखने में किसी गुंडे और मवाली से कम नहीं थे। सबके चेहरे मानो खूंखार भेड़ियों की तरह थे, जो आरव को अपने शिकार की तरह देख रहे थे। वहीं आरव के चेहरे पर बस एक ठंडी मुस्कान थी। वो सिगरेट का धुआं बाहर निकालते हुए तेज आवाज में बोला, कौन हो तुम सब? उसकी आवाज सुन एक गुंडा आगे आया और हंसते हुए बोला, तेरी मौत, या यह सही कहें तो तेरा अंत है। यह सुन उसके साथी मुस्कुराते हुए खड़े आरव को देखने लगे। वहीं आरव के चेहरे पर अब एक शांति आ गई थी। वो सख्त चेहरे के साथ बोला, कौन किसका अंत है? ये तो अभी तुझे सिर्फ कुछ सेकंड में पता चल जाएगा। आरव की बात सुन उस गुंडे को हंसी आ गई। वह हंसते हुए बोला, क्या कुछ सेकंड्स में? पर तू तो अकेला है, तू मरेगा, हम करेंगे तुम्हारा अंत। यह बोलकर वह जोर जोर से हंसा। आरव की सिगरेट की लपट हवा में थिरक रही थी। गुंडों की हंसी हवा में गूंज उठी। वे धीरे धीरे उसके करीब आने लगे, जैसे किसी शिकारी का झुंड शिकार पर टूटे। आरव ने सिगरेट की राख छटक दी और उसकी आंखों में वही ठंडी कड़क चमक उभरी। आओ फिर, उसने कोमल पर खौफनाक आवाज में कहा, देखते हैं किसका अंत होता है। गुंडे की हंसी हवा में गूंजी और वह आगे ही बढ़ा। उसकी आंखों में जीत का पक्का इरादा था, पर उसके मुस्कुराने के साथ ही वातावरण में कुछ बदल गया। दूर सड़क के मोड़ से 4 बड़ी सी ब्लैक एसयूवी की हेडलाइटें झलक कर आईं। वे तेजी से रुकीं और उनके दरवाजे खुलते ही अंदर से बड़े बड़े कड़े लंबे लंबे बदन वाले आदमी उतर पड़े। सब काले सूट और ओवरकोट में, चेहरों पर तालमेल और अनुशासन का एहसास लिए। वे आरव के पास आकर लाइन में खड़े हो गए। उनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थीं। गुंडे एक पल के लिए हक्का बक्का रह गए। उनकी हंसी अब डर में बदल गई। आरव की तरफ देखते ही, जो सिगरेट अभी भी उसके हाथ में जल रही थी, उसकी ठंडी मुस्कान ने पूरे सीन की टोन बदल दी। ऐसा नहीं था कि वे गुंडे आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, पर अगर वे आगे बढ़ते तो पक्का एक एक करके मार खाते। उनके सामने करीब 25 लोगों की बड़ी फौज थी, जो शायद बस आरव के इशारे का इंतजार कर रही थी। एक इशारा और वे सब वहीं खत्म हो जाते। गुंडों ने कुछ पल तक पीछे हटने की कोशिश की, पर चारों तरफ खड़े बड़े और शक्तिशाली आदमी देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक गुंडा घबराकर कांपती हुई आवाज में बोला, हम वापस चले जाएंगे। आरव ने धीमी सख्त आवाज में कहा, अगर फिर कभी कोशिश की तो अगली बार कोई बख्शिश नहीं होगी, समझे? गुंडों ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया और डरते डरते अपनी गाड़ियों की ओर भागे। वे सब जैसे ही उस गाड़ी से उतरे थे, वैसे ही उसमें वापस पहुंच गए और गाड़ियां धीरे धीरे पीछे हटने लगीं। आरव मुड़ा और अपने एक आदमी को देखकर बोला,
इससे फोन करके कह दो अपने आदमियों की लाशें लेने आ जाएं। और हाँ, यह भी कह देना कि अगली बार मैं सीधे उसका खात्मा कर दूंगा अगर यह दोबारा हुआ। और हाँ, उसकी कंपनी के सारे शेयर खरीद लो। मुझे कल तक वो मंदिर के बाहर भिखारियों के साथ दिखना चाहिए। यह बोलकर वह वापस अपनी गाड़ी में बैठ गया और वहां से ड्राइव करते हुए निकल पड़ा। वहीं उसके आदमी भी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ गए। अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि सड़क तक कांप उठी। रात की खामोशी तार तार हो गई। आग की लपटें उठीं, कांच के टुकड़े उड़ने लगे। वहीं आरव के आदमी अपनी गाड़ियों में बैठे और वहां से निकल गए। वहीं धमाका इतना तेज था कि आरव के कान तक यह आवाज आई। वह हंसते हुए बोला, हो गया अंत। यह बोलकर उसके चेहरे की हंसी एक टेढ़ी खतरनाक मुस्कान में बदल गई। यह धमाका वहां से जा रही गुंडों की गाड़ियों में हुआ था, जहां पहले ही टाइम बम फिक्स थे। आरव वहां से जा चुका था। वहीं पीछे अब धीरे धीरे शांति छा रही थी। कुछ समय बाद आरव की गाड़ी एक सुनसान से बंगले के बाहर आकर रुकी। चारों तरफ बस हवाओं की ठंडी सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। बाहर से वो जगह किसी खंडहर से कम नहीं लग रही थी। आरव गाड़ी से बाहर निकला और उसने अपने तेज कदम उस ओर बढ़ाए। जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, अचानक उस तेज सन्नाटे में फोन की रिंग की आवाज गूंजी। फोन की रिंग सुन आरव के आगे बढ़ते कदम अचानक रुक गए। उसने तुरंत अपने कोट की जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर शो हो रहा नाम देखकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान छा गई और उसकी आंखें सख्त हो गईं। आरव ने बजते फोन को देखकर जल्दी से उठाया। फोन के दूसरी ओर एक लगभग चीखती हुई आवाज आई, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे आदमियों के साथ ये सब करने की? वो फिर तेज आवाज में चिल्लाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ वाले की बात सुनकर आरव के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई। वो फिर उसी ठंडे लहजे में बोला, जो तुझे करना था वो तूने कर लिया और उसका अंजाम अभी कुछ देर में तेरे सामने होगा। और रही बात मेरा कुछ बिगाड़ने की, तो ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे छू भी सके। तू बस देखता जा। ये तो बस शुरुआत है। आगे तेरे साथ क्या क्या होता है वो तू सोच भी नहीं सकता। अगर मैंने भी तेरा हाल सड़क पर बैठने वाले भिखारियों जैसा न किया ना, तो मेरा नाम भी आरव रघुवंशी नहीं। तू बस अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर, क्योंकि कल का दिन तेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन होने वाला है। यह बोलते ही आरव ने आगे बिना कुछ सुने फोन काट दिया। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी बस हेलो हेलो करता रह गया। आरव आगे उस बंगले की तरफ बढ़ गया। वो सीधे मेन गेट के सामने आकर रुका। कुछ ही देर में उसके सामने वो दरवाजा खुला। सामने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। वो आरव को देखकर बोला, बॉस, उसके आदमी हमारी कैद में हैं। उसकी बात सुन आरव हल्के लहजे में बोला। उसने अपना मुंह खोला। आरव की बात सुन उसका आदमी सिर नमे हिलाते हुए बोला, नहीं सर, उसने बस इतना ही बताया है कि वो उसका खास आदमी नहीं है। उसने बस आप पर नजर रखने के लिए भेजा था। अपने आदमी की बात सुना आरव फिर उसी लहजे में बोला, सब कहाँ हैं? उसका आदमी फिर धीमी आवाज में बोला, सब बेसमेंट में हैं। आरव ने सिर हिलाया और तेज कदमों से बेसमेंट की तरफ बढ़ गया। करीब कुछ समय बाद एक बड़े से कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी टेबल थी। उसके आसपास बैठे सब आदमी काले कपड़ों में थे। अपने सामने रखे कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे थे। सबके हाथ तेजी से कीबोर्ड पर चल रहे थे। अचानक उस कमरे का दरवाजा खुला। सामने कोई और नहीं, आरव था। आरव को देख सब अपनी जगह से उठ गए। आरव ने हाथ के इशारे से सबको नीचे बैठने का इशारा किया। उसका इशारा समझ सब वापस अपनी जगहों पर बैठ गए। तभी आरव के पीछे खड़ा वही आदमी बोला, सर वो आगे है। उसकी बात सुन आरव वहां सबको इग्नोर करके सामने की तरफ बढ़ा। उस कमरे से एक और कमरा जुड़ा था। आरव ने धीरे से सामने वाले कमरे का दरवाजा खोला। उसका वही आदमी उसके पीछे उस तरफ बढ़ा। आरव ने दरवाजा खोला। सामने एक बड़ा सा कमरा था। चारों तरफ ढेर सारा पुराना सामान इधर उधर बिखरा था। हर तरफ केवल अंधेरा था। बस वहां सामने रखे लैंप की हल्की पीली रोशनी उस कमरे में फैली थी। आरव अंदर गया और एक तरफ बढ़ा। उसकी नजर जमीन पर पड़े एक आदमी पर गई। वो रस्सियों से बंधा था। उसकी सफेद रंग की शर्ट पूरी लाल थी, मतलब कि वो खून के सूख जाने की वजह से लाल हो गई थी। उसके सिर, मुंह और चेहरे पर हर जगह गहरी चोट के निशान थे, मानो उसे किसी ने बुरी तरह मारा हो। वो आदमी बुरी तरह दर्द से कंपा रहा था। आरव अचानक जमीन पर पंजों के बल झुका। वो काफी ध्यान से उस आदमी का चेहरा देख रहा था। वह आधी खुली बेहोश नजरों से आरव को देख रहा था। आरव ने ठंडी आवाज में कहा, क्या तू उसे जानता है? आरव की ठंडी आवाज सुन उस आदमी ने धीरे से अपने कांपते हुए होंठ खोले और कहा, नहीं, मैं बस उसके लिए छोटे मोटे काम करता हूँ। मैं उसे नहीं जानता। प्लीज मुझे जाने दो। उसकी दर्द भरी कांपती हुई आवाज सुन आरव वापस अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वो पीछे खड़े अपने आदमी को देखकर बोला, इसे हॉस्पिटल में पहुंचा दो और अगर इसने आगे मुंह खोलने की हिम्मत की तो इसे जान से मार देना। आरव के सख्त लफ्ज सुनकर वह आदमी डर से कंपकपा गया।
आरव का आदमी नीचे झुका और उसने उस आदमी को बंधी हुई रस्सियों से आजाद किया। फिर उसे कंधे से पकड़कर वह उसे बेसमेंट से बाहर ले गया। वहीं आरव अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर सख्ती। वह धीरे से बोला, चाहे जो हो जाए मैं तेरा पता लगा कर रहूंगा। मुझे पता है तू जिंदा है। बस कुछ पल और, फिर मैं तुझे अपने इन्हीं हाथों से खत्म कर दूंगा। वादा है। यह आरव रघुवंशी का खुद से। यह बोल आरव वापस मुड़ा और उस कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसकी नजर सामने काम कर रहे अपने आदमियों पर गई। वो उन्हें देखकर सख्त आवाज में बोला, उसका कुछ पता चला? आरव की बात सुन वे अपनी जगह से उठे और धीरे से बोले, सर उसका कोई पता नहीं चल रहा। सर उसके होने का कोई सुराग भी नहीं मिल रहा। वो आदमी फिर नजरें झुकाकर कांपती हुई आवाज में बोला, सर हमें लगता है कि वो सालों पहले ही मर चुका है। उसने बस इतना ही कहा था कि आरव की भौहें गुस्से से सिकुड़ गईं। वह अचानक गुस्से में सामने रखी टेबल पर हाथ मारकर दांत पीसते हुए बोला, क्या होगा आगे? क्या आने वाला है एक नया तूफान? और वहीं आरव किसकी तलाश कर रहा है? आगे जानने के लिए पढ़िए सफर तेरे साथ। और अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आएं तो प्लीज मेरी और कहानियां भी पढ़ें। रेड हार्ट पढ़ने के लिए शुक्रिया।